नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम इस चैनल पर कक्षा 10 के मैथ को सोल्व करा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सोल्व किया था और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि द्विघात समीकरण दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में और हमें वहां पर मूलों की प्रकृति और मूलों का मान ज्ञात करना है, यानी अगर मूलों का अस्तित्व हो। तो सबसे पहले एक बार फिर हम आपको रिपीट करा रहे हैं। हालांकि जब हमने 4 चैप्टर स्टार्ट कराया था तो वहां शुरुआत में हमने व्युत्क्रम के बारे में बताया था। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इसको। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? अब व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, ठीक है। तो ये आपका व्युत्क्रम होता है। अब यहां से 3 कंडीशन बनती है जिससे हम क्या निकालेंगे? मूलों की प्रकृति। क्या निकालेंगे? मूलों की प्रकृति, ठीक है। नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति। तो यहां से मूलों की प्रकृति कैसे निकलती है? देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण में अगर उसका व्युत्क्रम यानी b² - 4ac का मान 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा यानी धनात्मक हो अर्थात प्लस हो, तब हम लिखते हैं कि मूल वास्तविक होते हैं। वहीं अगर सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि b² - 4ac का मान 0 से कम है, ठीक है, तो अर्थात यानी ऋणात्मक हो, तब मूल का क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। यानी जब मूल काल्पनिक होते हैं तो हम लिखते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। जब मूल काल्पनिक होते हैं यानी जब आपका b² - 4ac का मान माइनस में आ जाए, सपोज करो -3 आ गया, -30 आ गया, ठीक है, -15 आ गया, तो ये आपका मूल काल्पनिक हो जाते हैं और यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। और यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तब हम लिखते हैं मूल बराबर होते हैं, वास्तविक तथा समान होते हैं, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम निकालते हैं और व्युत्क्रम से फिर मूलों की प्रकृति हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है? मूलों की प्रकृति निकालनी है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं 2x² - 3x + 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से इसकी हम क्या कर देते हैं? तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर। तो a का मान कितना है जी? 2 है, ठीक है ना। a के स्थान पर कितना है? 2। b के स्थान पर कितना है? -3 और c के स्थान पर कितना है? 5। अब क्या निकालना है हमें? व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। चलिए, b का मान कितना है? -3 - 4, ठीक है। a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 5। तो ये कितना हो गया? 9 - 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, जो कि आपके पास आ गया माइनस, यानी अब क्या आया? ये ऋणात्मक आया। क्या आया है? ऋणात्मक। और मैंने बताया था व्युत्क्रम माइनस में हो तब मूल क्या होते हैं? तब मूल, ठीक है, काल्पनिक होगे, इमेजिनरी, ठीक है, मूल काल्पनिक होगे। और जब है अतः, ठीक है, क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व, ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। यानी जब आपके मूल काल्पनिक होते हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम मूलों को ज्ञात यानी कि मूलों का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ चुका है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है आपके पास, ठीक है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। क्या करेंगे? ठीक है, लिख लेते हैं इस समीकरण को, ठीक है। 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। अब क्या करना है जी? अब हमें द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण यानी ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करना है? तुलना, ठीक है, से कंपेयर कर देते हैं। तो देखिए, a के मान, ठीक है, a के स्थान पर कितना आ गया? 3, b के स्थान पर कितना है? -4√3
और c का मान कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इसका व्युत्क्रम निकाल देते हैं। तो व्युत्क्रम के लिए क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए आपके पास a b c के मान है, रख देते हैं। तो b का मान कितना है -4√3। ठीक है, स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर कितना है 3 और c के स्थान पर कितना है 4। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16 और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 तिया 12 चौक 48। ठीक है ना, तो 16 तिया 48 माइनस 16 48। ठीक है ना, 48 माइनस 48, तो ये कैंसिल हो गए, यानी 48 में से 48 गए 0। अब आपका व्युत्क्रम क्या आया है, अब आपका व्युत्क्रम आया है बराबर 0। तो जब बराबर 0 आ जाए तो आपको पता है ये थर्ड कंडीशन है। ठीक है, मूल, ठीक है, तब मूल बराबर होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः लिख दीजिए आप, अतः मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व, ठीक है। यानी आपका जो व्युत्क्रम है वो माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर माइनस में जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, अदरवाइज अगर प्लस में आए या मूल आपका जो व्युत्क्रम अगर 0 आए तो आपका जो मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो अब हम देखिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए हम। ठीक है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र से, यानी कि द्विघातीय सूत्र से आपको पता है कि क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यह आपका एक द्विघातीय सूत्र होता है जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी जानते हैं। ठीक है, तो -b के स्थान पर कितना है -4√3 और प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान आपके पास था, कितना था जी, b² माइनस 4ac का मान 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ और 2 गुना a के स्थान पर मुझे कितना रखना है 3। ठीक है, तो कितना रख देता हूँ 3। x बराबर माइनस माइनस प्लस तो 4√3। ठीक है, और 2 तिया 6, या x बराबर यह आपके पास हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। या आप इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम, x बराबर 2√3। ठीक है, इस 3 को मैं लिख देता हूँ √3 गुणा √3 और 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 2/√3। चूँकि मूल बराबर है अतः मूल क्या हो गया आपके पास 2/√3 और 2/√3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है और यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए a का मान कितना आ गया 2, b का मान कितना आ गया -6 और c का मान कितना आ गया 3। अब क्या निकालना है, व्युत्क्रम। ठीक है ना, तो व्युत्क्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac। चलिए मान रख दीजिए इसमें 6² माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो ये कितना 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये आपके पास कितना आ गया 12। ठीक है ना, तो धनात्मक है, क्या है धनात्मक। ठीक है, जब धनात्मक होता है तब मूल, ठीक है, वास्तविक होगे। ठीक है, तब मूल वास्तविक होगे। ठीक है, तब लिख दीजिए, या आप लिखिए अतः मूल वास्तविक होगे। तो चलिए अब अगर मूल वास्तविक है तो यानी मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो हम मूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए मूलों को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये सभी मान हम इसमें इस फॉर्मूले में रख देते हैं।
तो बताइए माइनस बी, यानी कि बी के स्थान पर कितना है -6 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके पास कितना है 12। तो यहाँ पर मैं ये 12 रख देता हूँ और 2 गुणा a के स्थान पर कितना है 2, कितना है 2। x बराबर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, और इस 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये 4। अब x बराबर 6 प्लस माइनस, अच्छा 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इतना आ गया। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस माइनस √3 बटे 4, ठीक है ना। अब देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 से 4 कितने बार कैंसिल होता है 2 बार। तो आपके पास अतः है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपके पास मूल आ चुके हैं। x बराबर 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस √3, ठीक है, बटे 2। तो ये आपके पास जो दी गई द्विघात समीकरण थी, इसके मूलों का जो मूलों की प्रकृति है वो तो है वास्तविक, और जो मूलों का मान है वो है ये 2 मूल आए हैं 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपके पास 2 पार्ट दिए हुए हैं और कह रहा है कि अगर निम्न द्विघात समीकरणों के 2 मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया हमने, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये आपके पास दी गई द्विघात समीकरण है। तो क्या करते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तुलना के बाद आपके पास a का मान कितना आ गया 2 आ गया है, ठीक है। b का मान कितना है जी k है, और c का मान कितना है 3। अब उसने एक कंडीशन दी हुई है क्या, कि मूल बराबर है, ठीक है। तो मूल बराबर होने पर लिखते हैं मूल बराबर, ठीक है, मूल बराबर होने पर। मूल कब बराबर होते हैं, जब इनका व्युत्कर कितना हो 0 के बराबर हो, ठीक है, यानी व्युत्कर बराबर 0 या फिर b² माइनस 4ac का मान कितना हो 0, तब मूल बराबर होते हैं, ठीक है। उन्होंने दिया है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने पर b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो ये मान रख दीजिए आप, इसमें b का मान कितना है k² माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0, और ये आपके पास k² 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0, ठीक है। k² यहाँ यही रहेगा और 24 को, ठीक है, 0 के पास ले जाएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। तो k² बराबर 24 या k बराबर 24 के ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है, और k बराबर बताइए कितना हो जाएगा ये, ठीक है, बताइए। इसको लिख सकते हैं हम 1 2 3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 6, और k बराबर 4 तो बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 6, ठीक है। तो ये k का मान है, ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपके अच्छे तरीके से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी हमें दी गई द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है, और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि मूल बराबर हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक है, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करना है, अंदर x की गुणा कर दीजिए, तो kx² माइनस 2k प्लस 6 बराबर 0। क्या करेंगे, अब इसकी तुलना कर देते हैं, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे तुलना कर दी हमने, तो a का मान कितना आ गया k, और b का मान कितना आ गया -2, ठीक है, यहाँ पर 2kx हो गया तो -2k आ जाएगा, और c का मान कितना हो गया 6, ठीक है। तो a का मान k, b का मान -2k और c का मान 6। अब मूल बराबर है तो लिखते हैं कि मूल बराबर होने पर, ठीक है, मूल बराबर होने पर। तो जब मूल बराबर होते हैं तो व्युत्कर क्या होता है 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है ना। b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। तो a b c के मान आपके पास हैं, चलिए हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं।
तो देखिए b के स्थान पर कितना रखना है, -2k स्क्वायर कर देते हैं, -4, a के स्थान पर कितना रखना है k और c के स्थान पर 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर -4 छिंग, ठीक है, 4 छिंग 24 k बराबर 0। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 4k आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाता है, तो k आपके पास यहाँ पर k बचेगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पर बचेगा 6, -6 बराबर 0। तो एक बार तो 4k को 0 के बराबर लिख दीजिए, तो k का मान कितना आ गया 0, ठीक है। और दूसरी बार आप k - 6 को 0 के बराबर लिख दीजिए, तो k का मान कितना आ गया 6। तो k के 2 मान आए आपके पास, ठीक है, लिख देते हैं हम। अतः k का मान आपके पास 0 भी है और 6 भी है, ठीक है, यह आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए चलिए हम लिखते हैं माना, ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई, ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मीटर। बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? वो कह रहा है चौड़ाई से कितनी? 2 गुनी, यानी 2x मीटर, ठीक है। और दिया है, ठीक है, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर क्या हो जाएगा? ये आयताकार, ठीक है, बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आयताकार जो बगिया की लंबाई है वो कितनी है? 2x, और चौड़ाई कितनी है? x, और बगिया का क्षेत्रफल कितना है? 800, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर बराबर 800, और यहाँ से x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, या x स्क्वायर बराबर, ठीक है, या x स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा, और x बराबर 400, ठीक है, अंडर रूट 400 हो जाएगा, और x बराबर ये हो जाएगा आपके पास +-20। कितना हो जाएगा? +-20। तो माइनस, देखिए प्लस माइनस यानी माइनस चिन्ह छोड़ने पर, क्योंकि आपके पास ये दूरियां है, मापे है, और मापे कभी भी माइनस में नहीं होते, ठीक है। तो माइनस चिन्ह छोड़ने पर, ठीक है, लिख देते हैं माइनस चिन्ह छोड़ने पर। तो बस हम x बराबर क्या लेंगे? 20। क्या लेंगे? अतः बगिया की चौड़ाई कितनी मानी थी आपने? x, और x का मान कितना आया? 20। तो बगिया की चौड़ाई 20 मीटर होगी, तथा बगिया की लंबाई, ठीक है, बगिया की लंबाई कितनी थी जी आपकी? 2x मीटर, यानी 2 गुणा x के स्थान पर कितना? 20, तो कितनी होगी? 40 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। और यहाँ पर एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जहाँ पर जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी हो? 2 गुनी हो, और उसका क्षेत्रफल कितना हो? 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है, ठीक है। तो हम लिखते हैं माना पहले, ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं माना एक मित्र की आयु कितनी मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं,
ठीक है जी। तब दूसरे मित्र की आयु, तब दूसरे मित्र की आयु, ठीक है, तब दूसरे मित्र की आयु कितनी मान लेंगे भाई, दोनों की आयु का योग कितना है 20 है ना, तो उसको मानेंगे 20 माइनस एक्स, कितना मान लेंगे 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है देखिए, 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु, ठीक है भाई, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 4, ठीक है, घट जाएंगे ना 4 वर्ष पहले के, जब 4 वर्ष पहले का जिक्र है तो 4 वर्ष जो है वो घट जाएंगे, ठीक है। और तथा 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए दूसरे मित्र की आयु क्या थी 20 माइनस एक्स थी, तो इसमें से 4 घटा देंगे हम, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये कि प्रश्न के अनुसार क्या है कि 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना था 48, ठीक है, यानी 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु का गुणनफल कितना था 48। अब आपके पास एक समीकरण बनेगी और इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ, 16x माइनस एक्स स्क्वायर और 4 की गुणा 16 में करेंगे तो 48 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर ये हो गया आपके पास 48, ठीक है। और अब कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो चलिए मैं इसकी गुणा करता हूँ, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौके 64, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो चलिए इसको सही करके लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x कितने हो गए 20x माइनस 64 और 48 को मैं इधर ले आता हूँ तो बराबर 0, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, इनको जोड़ दीजिए माइनस 112 हो जाएगा बराबर 0, या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए, ठीक है, समीकरण बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हमें इसे सरल करना है, देखते हैं पहले समीकरण जो आपके पास एक द्विघात समीकरण आई है इसके मूलों का अस्तित्व है भी या नहीं, तो इसकी तुलना कर देंगे मैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, ठीक है ना, तो a का मान कितना आ गया 1, b का मान कितना आ गया माइनस 20 और c का मान कितना आ गया 112, ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप। चलिए अब हम इसका व्युत्क्रम का निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ठीक है। तो मैं इस हिस्से को साफ कर रहा हूँ, समीकरण दी हुई है, ठीक है, इसका हम व्युत्क्रम का निकाल देते हैं। तो व्युत्क्रम कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b का मान कितना है 20 है, माइनस 20 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 112, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस, और ये 112 के 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 448, जो कि आपके पास माइनस 48 आया है। आपका व्युत्क्रम क्या आया, ऋणात्मक आया है, क्या आया है, और मुझे बताइए आप कि अगर आपका व्युत्क्रम माइनस में हो यानी कि ऋणात्मक हो तब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। अतः मूल क्या है, काल्पनिक है, ठीक है ना, मूल क्या है, काल्पनिक है, और जब मूल काल्पनिक है अतः मूल काल्पनिक है, और जब मूल काल्पनिक है मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः लिखते हैं, अतः कोई हल नहीं है, ठीक है, यानी कि इस तरह की स्थिति नहीं बन सकती, ठीक है, यानी इस तरह की स्थिति नहीं बन सकती, तो ये आपका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए,
ठीक है। यानी आपके पास एक जो पार्क है उसका परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर और अक्ष क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नंबर 5 में हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, माना आयताकार, ठीक है, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्क का परिमाप, ठीक है, कितना दिया हुआ है 80 मीटर और परिमाप इतना दिया हुआ है। और आपको पता है क्या सूत्र होता है, ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये जो है पार्क का परिमाप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्क आपका आयताकार है, पार्क का परिमाप हो जाएगा। अब देखिए 2 लंबाई कितनी है मालूम नहीं है, ठीक है, चौड़ाई कितनी मान रखी है हमने x, कितनी माननी हुई है x, बराबर पार्क का परिमाप कितना दिया है क्वेश्चन में 80, ठीक है ना, 80 मीटर। तो 2 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो लंबाई प्लस x बराबर ये कितना हो जाएगा 40। 2 से 80 कितने बार 40 बार कट चुका है, तो यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी आपके पास 40 माइनस एक्स, ठीक है ना, कितनी आएगी 40 माइनस एक्स। अब पार्क का अक्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया हुआ है 400 और अक्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई करके, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दिए, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर पार्क का अक्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई कितनी है 40 माइनस एक्स और चौड़ाई कितनी है x और पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से समझते रहिए। अब x के अंदर गुणा कर देते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा ये 40x माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 400, मैं यहाँ पे कर देता हूँ और ठीक है, या इसको लिख दीजिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 400 बराबर 0, या आप इसको लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 और माइनस 0 के पास चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब आपके पास ये समीकरण आई है और इस समीकरण को हम हल करते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, आपके पास लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इतने हिस्से को साफ कर रहा हूँ। आप इसके जो टुकड़े हैं वो संभव है, ठीक है, इसको गुणनखंड विधि से कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 400 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ के कितना आए 40 आए, तो पता है आपको 20 प्लस 20 हो जाते हैं प्लस 400 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0, या x माइनस 20 माइनस 20x माइनस 20 बराबर 0, और यहाँ से x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0। क्योंकि गुणनखंड आपके सेम है तो एक टुकड़े को यानी कि गुणनखंड को लिख दीजिए आप x माइनस 20 बराबर 0 या x बराबर 20, ठीक है। तो ये ठीक है, अतः देखिए पार्क की चौड़ाई, ठीक है, पार्क की चौड़ाई हमने x मानी थी ना, तो पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है, तथा पार्क की लंबाई कितनी आ जाएगी 40 माइनस x थी, x का मान कितना आया 20 और यह आ गया आपके पास 20 मीटर। तो पार्क की चौड़ाई 20 मीटर और पार्क की लंबाई 20 मीटर, ठीक है। यानी ऐसे पार्क को बनाना संभव है जिसका परिमाप कितना हो 80 मीटर हो, ठीक है, जिसका परिमाप आपका 80 मीटर हो, क्षेत्रफल कितना हो 400 मीटर, ठीक है ना, 400 वर्ग मीटर या 400 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, अतः उपरोक्त स्थिति संभव है, ठीक है, लिख देंगे अतः उपरोक्त स्थिति संभव, अतः उपरोक्त स्थिति संभव
हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। हमने मूलों की प्रकृति निकाली और बताया कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें उसका पहले विभक्त कर निकालना होता है, और विभक्त कर की 3 कंडीशन होती है, उसके अनुसार हम मूलों की प्रकृति का निर्णय करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा समांतर श्रेणी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।